Hello everyone, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to discuss about a new topic in your plus 2 chapter 2 electric potential and capacitance. The name of the topic is energy stored in a capacitor. In the very beginning, when we talked about capacitors, we defined capacitors as the device which can store electrical energy in form of charge. So today we are going to find out what is the expression for that energy. देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, राइट? उसको चार्ज करने का मतलब क्या होता है? What is the meaning of charging a capacitor? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज को ट्रांसफर करना। और ट्रांसफर करने में क्या लगेगा? वर्क लगेगा। यही वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? एनर्जी की फॉर्म में। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर करते हैं। चार्जिंग करने का मतलब एक प्लेट से दूसरी प्लेट से चार्ज के ऊपर चार्ज को ट्रांसफर करना। इस चार्ज को ट्रांसफर करने में हमें कोई वर्क करना पड़ता है। दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज दिस एनर्जी वी आर टॉकिंग अबाउट। ध्यान रखिए इस बात पर। तो अब ये फ्लो समझने के बाद मेरी डेरिवेशन बहुत आसान हो जाती है। वो कैसे? मुझे यहां पे कैपेसिटर की दो प्लेट्स बना लेनी है एंड आई एम टेकिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके इस तरफ फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सेकंड प्लेट पे पहले ये अनचार्ज थे, ऐसा मान के चलते हम। पहले क्या थे? ये अनचार्ज थे। चलो मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं। इनिशियली दे वर अनचार्ज्ड। उसके बाद हमने क्या किया कि प्लेट 2 से कोई प्लस क्यू चार्ज हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं प्लेट 1 पे। मींस वी आर चार्जिंग द कैपेसिटर। हमने अभी बताया ना कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। अगर इधर से प्लस क्यू सेकंड से फर्स्ट प्लेट पे आएगा तो उस पे इक्विवेलेंट नेगेटिव आता जाएगा और उस पे इक्विवेलेंट पॉजिटिव क्यू आता जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं यहां पे कि मैंने क्यू चार्ज को, सॉरी नॉट क्यू, हमने एक छोटा सा चार्ज लिया, डी क्यू चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना सारा वर्क डन किया? बहुत थोड़ा सा वर्क डन किया होगा। प्लेट्स जो कैपेसिटर्स की हैं इनके बीच में पोटेंशियल कितना था? V। तो इस पोटेंशियल के अगेंस्ट काम किया मैंने, V इंटू डी क्यू। देखो बेटा, पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ट्रांसफर इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। तो अभी प्लेट 2 से प्लेट 1 पे चार्ज को ट्रांसफर किया है। कितने चार्ज को? dq चार्ज को। तो dq चार्ज को ट्रांसफर करने में किया वर्क डन कितना होगा? dw इज इक्वल टू v dq। अभी हमें पता है कि q इज इक्वल टू cv होता है, तो यहां से v का एक्सप्रेशन क्या आ गया? q बाय c। इसको यहां पे क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो आई एम गोइंग टू गेट q बाई सी इंटू डी क्यू। नाउ ये तो हमने टोटल चार्ज ट्रांसफर में से एक छोटा सा हिस्सा लिया था कि सपोज हम q चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो हमने पहले dq के लिए वर्क डन निकाल लिया। अब q चार्ज ट्रांसफर करना है, टोटल वर्क डन क्या होगा? तो टोटल वर्क डन होगा थोड़े से वर्क डन का इंटीग्रेशन। तो यहां पे इस तरफ से q बाई सी डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो c आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा? q रेज टू पावर 1 dq और x रेज टू पावर n dx की इंटीग्रेशन हम सबको +1 से याद है। x रेज टू पावर n dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? x रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, यही होती है। यानी कि पावर में बढ़ जाता है और उसी नई पावर से डिवाइड करना होता है। तो q रेज टू पावर 1 dq के लिए इंटीग्रेशन क्या होगा?
इसके लिए Q की पावर 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2 और डिवाइड बाय भी क्या आएगा 2। तो इसका मतलब ये जो वर्क डन है विच इज Q²/2C ये किस फॉर्म में स्टोर होगा, इट विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास Q²/2C। क्या हमारे पास सिर्फ यही एक फॉर्मूला है? नो। अगर मैं यहां पे Q की बजाय CV पुट कर दूं तो न्यूमरेटर में देखो क्या हो जाएगा, C²V²। तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल गेट हाफ CV²। ये फॉर्मूला भी आ सकता है मेरे पास। अच्छा, फिर क्या करो, इसी फॉर्मूला से अगर मैं C की वैल्यू देखूं व्हाट इट इज गोइंग टू बी Q/V। तो डिनोमिनेटर में अगर मैं Q/V पुट कर दूं तो यहां से एक Q के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचेगा 1Q एंड 1V डिवाइडेड बाय 2। सो दीज थ्री आर द फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट energy stored in a capacitor. Either it is Q²/2C or it is half CV² or it is QB/2. So this is a simple derivation, right? एक बार फिर से सम अप करवा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर निकालना था। एनर्जी कैसे आती है कैपेसिटर में? चार्जिंग करने से। चार्जिंग करने का मतलब क्या होता है, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज को ट्रांसफर करना। तो लेट्स से हम कोई थोड़ा सा चार्ज dq चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम सेकंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट, तो उसमें वर्क डन कितना लगेगा VdQ। आगे पोटेंशियल को पुट कर दिया इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, तो ये आ गया। अभी ये तो थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफर किया था, लेट्स से हम टोटल Q चार्ज ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसकी क्या कर देंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/C कॉमन और Q⁻1 dQ की इंटीग्रेशन आ गई Q²/2। तो ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो तीन फॉर्मूलाज बन जाएंगे। अभी मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो, यहां पे तो एक ही है ना कैपेसिटर, अगर हमारे पास कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि आप देखना चाहते हो कि आपके पास सीरीज में काफी सारे कैपेसिटर हैं, तो उनकी एनर्जी का क्या होगा, ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एनर्जी ऐड होगी। और हैरानी की बात यह है कि इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कॉम्बिनेशन सीरीज लगाया है या पैरेलल लगाया है। मैं आपको अभी प्रूफ करके दे देता हूं। सपोज करो मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन के फीचर्स याद करो, इसमें सब में Q क्या होता था, सेम, चार सब में क्या रहता था, सेम। तो यहां पे मैं कौन सा फॉर्मूला लेके चलूंगा, फर्स्ट फॉर्मूला लेके चलूंगा Q²/2C। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q²/2 इंटू 1/C, और ये C क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ मैनी कैपेसिटर्स। तो अगर मेरे पास ऐसा है तो इसकी एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं कि ये 1/C जो है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ मैनी कैपेसिटर्स को दिखा रहा है। तो इन केस ऑफ सीरीज कैपेसिटर 1/C किसके इक्वल होता था, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता था। अभी जरा ब्रैकेट ओपन करो तो पहला आएगा Q²/2C1, Q²/2C2, इसी तरह से चलता रहेगा। Q²/2C1 क्या है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, Q²/2CQ क्या है, एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर, एंड दिस विल गो ऑन। इसका मतलब सीरीज के केस में जो टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन आती है वो सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जीज होता है। इसी तरह से मैं आपको पैरेलल का केस भी यहाँ पे प्रूव करके दे सकता हूँ। देखो बेटा, पैरेलल के केस में क्या चीज सेम रहती है, पोटेंशियल सेम रहता है। हमने कहा था कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हर एक कैपेसिटर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है बैटरी के साथ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर लूंगा हाफ CV² का। तो U मेरे पास हाफ CV² है। अच्छा, ये जो C है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, किस केस में, पैरेलल के केस में। पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो मैं यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन ऐसे भरता जाऊं, आउटसाइड है V²। अब जरा ब्रैकेट्स खोल दो, बट आई एम गोइंग टू गेट हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² प्लस सो ऑन।
What is half C1 V square? It is the energy stored in first capacitor. What is half C2 V square? It is the energy stored in second capacitor, and this will go on. What does you see? You see that the total energy is equal to the sum of individual energies. So it does not matter whether the combination of capacitors is in series और इन पैरेलल, जो टोटल एनर्जी है वो इंडिविजुअल एनर्जीज का क्या होती है, लीनियर सम होती है, सिंपल सम होती है। चलो अभी आगे डिस्कस करते हैं। ये हमने निकाली एनर्जी। अगर हमें एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो तो क्या करना होगा, तो मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करूंगा। एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहता हूं मैं। What is difference between energy and energy density? Energy density is energy per unit volume. जैसे मास डेंसिटी क्या होती थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्टिकल डेंसिटी भी कुछ इसी तरह डिफाइन करते थे हम। कोई भी चीज की डेंसिटी हमें बतानी है तो डेंसिटी हम बताते हैं दैट क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी। अभी तक हमने क्या निकाली थी, एनर्जी। And I'm telling you what is energy density, that is energy per unit volume। अच्छा, शुरू में हमने ये जो कैपेसिटर लिया था बेटा, कुछ चीजें यहां पे सपोज कर लो कि इनके बीच में गैप जो है d है और इन प्लेट्स का जो एरिया है वो a है। ऑफ कोर्स दोनों का एरिया सिमिलर है, अगर इसका एरिया a है तो इसका भी a है। ये चीजें आप ध्यान में रखना। अच्छा, तो एनर्जी कहां स्टोर्ड है, बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का सिंबल मैं यहां पे क्या मान लूंगा, लेट मी कॉल इट स्मॉल यू। ध्यान में रखना, इसका सिंबल हमने लिया है स्मॉल यू। कैपिटल यू किसका सिंबल है, एनर्जी का। चलो, तो मैं यहां पे जो एक्सप्रेशन यूज करना चाहूंगा दैट इज गोइंग टू बी क्यू स्क्वायर बाय 2c। इस एक्सप्रेशन से मैं एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहूंगा। देखो बेटा, व्हाट इज द, यहां पे अगर हम डिफाइन करें किस चीज को, एक तो चार्ज को, एक कैपेसिटेंस को। तो चार्ज को डिफाइन करने का मेरे पास तरीका है। देखो, अगर मैं यहां पे इसको इक्वेशन 1 बना के ऐसी छोड़ दूं, आई नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। डू यू एग्री विद मी ऑन दैट? यहाँ पे प्लेट 1 से प्लेट 2 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था। व्हाट इज सिग्मा? चार्ज डेंसिटी कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय ए। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से मैं क्या करता हूं, क्यू की वैल्यू निकाल लेता हूं। क्या आएगी, ए ई एप्सिलॉन नॉट। एग्री विद मी ऑन दैट? ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। मोर ओवर, हम कौन सा कैपेसिटर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ओके, अंडरस्टूड। अभी क्या करनी है, इसको बोलो इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को इक्वेशन 1 में क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में। आइए करते हैं इसको। इक्वेशन 2 में ऊपर q है तो सब्स्टिट्यूट किया, q का स्क्वायर है तो क्या आएगा, a स्क्वायर ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। देखो, मैंने आपको समझाया था कि हैंडराइटिंग का ख्याल रखना। अभी जिसको e और एप्सिलॉन में लिखने का फर्क नहीं पता चलेगा, उसको पढ़ने का भी नहीं पता चलेगा। याद रखना, मैं e के लिए हमेशा ये सिंबल यूज करता हूं और एप्सिलॉन के लिए ये वन। Bear that in mind. Divided by 2 as it is. C का एक्सप्रेशन क्या पुट करेंगे, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये D तो पलट के ऊपर चला गया, एक A से एक A कैंसिल हो जाएगा, एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम लेफ्ट विद हाफ, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक a बच गया था, एक नीचे से ऊपर d आ गया था। व्हाट इज एरिया इनटू d? एरिया हो गया ये वाला सारा पोर्शन, d हो गया ये वाला सारा पोर्शन। तो a इंटू डी करके क्या आ जाएगा, ये सारा वॉल्यूम
तो ए और डी को मैं दोनों को इकट्ठे इधर यू के नीचे ले आता हूं, तो मेरे पास आएगा यू बाई ए डी। ए डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए डी इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड गैप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जैसे ये फर्स्ट प्लेट हो, ये सेकंड प्लेट हो, इनके बीच में जितनी भी खाली जगह है उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मेरे हाथों का एरिया इनटू मेरे हाथों के बीच में जो गैप है, ठीक है? तो वॉल्यूम आ गया। व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? इट इज एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी को मैं डिफाइन करूंगा स्मॉल यू के साथ। थोड़ा अपनी हैंडराइटिंग का ख्याल रखना, मैंने कैपिटल यू यूज किया है एनर्जी के लिए, स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी के लिए। वो कितना आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है? तो ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास एनर्जी डेंसिटी का, ये है। क्या बता रहा है ये? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जो कि हम थर्ड यूनिट में डिस्कस करेंगे, यानी कि अपने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, 4 या 5 में। तो अभी आप उसके लिए वेट करो, ठीक है? तो एनर्जी डेंसिटी आ गई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका मतलब कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। तो चाहे आप ये कह लो वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम सेकंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट, चाहे आप ये कह लो वर्क डन टू एस्टैब्लिश इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, वो दोनों ही डेफिनेशन किसकी बनेंगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपने कर ली हैं। आगे हम सीखेंगे कि जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं आपस में तो क्या होता है, ठीक है? सपोज आपके पास एक कैपेसिटर है जो कि आपने चार्ज कर रखा है, उस कैपेसिटर को आप क्या करो, उस कैपेसिटर को आप किसी दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा? तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी चार्ज की। कैसे? देखो, जब आप एक चीज हायर प्लेटफॉर्म पे रखते हो तो क्या होता है? वो लोअर प्लेटफॉर्म पे अपने आप आना शुरू होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपने उसको हायर प्लेटफॉर्म पे रखा तो उसका पोटेंशियल भी हाई है। अब ये 2 लेवल है, ये दोनों लेवल अपना पोटेंशियल क्या करना चाहेंगे? बॉडी अपना पोटेंशियल क्या करना चाहेगी? सेम। तो ये लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू कर देगी। उसी तरह से जब एक चार्ज्ड कंडक्टर को, लेट्स से मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है? इस कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो C1 है, ठीक है? इस कंडक्टर को, ये ऑलरेडी चार्ज था विद सम चार्ज, कितना? लेट्स से Q1 चार्ज। मैंने एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होने वाला है? चार्ज जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। कहां से कहां? यहां से यहां तक, ठीक है? और ये चार्ज का ट्रांसफर कब तक चलता रहेगा? ट्रांसफर ऑफ चार्ज कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक पोटेंशियल दोनों का क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता। पहली बात तो आप ये समझ लो, कब तक ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज चलता जाएगा? जब तक यहां पे दोनों का पोटेंशियल, यानी कि अगर इसका V1 और इसका V2 है, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और इस केस में चार्ज जो ट्रांसफर होगा उसकी रेशो क्या होगी? मतलब Q1 बाई Q2 की रेशो क्या होगी? किस रेशो में चार्ज ट्रांसफर होगा? वो रेशो डिपेंड करेगी इनकी कैपेसिटेंस पे। तो हमें ये 2 चीजें यहाँ पे क्या करके देनी है? एक्सप्लेन करके देनी, ठीक है? चलिए करते हैं इसको। ध्यान देना, इनिशियली अगर चार्ज Q1 Q2 था तो आफ्टर ट्रांसफर क्या हो गया? Q1 डैश और Q2 डैश। तो आफ्टर ट्रांसफर जो चार्ज है वो C1 बाय C2 होगा, ठीक है? इन चीजों को हमें प्रूव करना है। सबसे पहले तो जब ये ट्रांसफर होने लगा चार्ज, इनिशियल चार्ज हमारे पास कितना था? इनिशियल चार्ज था हमारे पास Q1 प्लस Q2। तो फाइनल चार्ज भी हमारा इसके इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है। तो पहला फैक्ट तो मेरे जो काम का है वो ये है
कि टोटल चार्ज बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगली बात क्या ध्यान में रखनी है कि ट्रांसफर कब तक होता रहेगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ऐसे सेम पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉमन पोटेंशियल। तो मुझे दूसरा एक्सप्रेशन चाहिए यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का। बेटा इनके न्यूमेरिकल से ध्यान रखना, जो कॉमन पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल होगा वो टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। व्हाट इज पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, Q1 डैश बाय Q2 डैश अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितनी बनेगी, क्योंकि ये अब सेम पोटेंशियल पे हो गए दोनों कंडक्टर्स। तो मुझे आप बताओ, जब कैपेसिटर्स के पास या कंडक्टर्स के पास सेम पोटेंशियल होता है तो हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं कि वो किस कॉम्बिनेशन में है, हम उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ट्रीट करते हैं। तो अगर इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। पैरेलल के केस में लीनियर सम होता है। अच्छा, अब कैपेसिटेंस की टर्म्स में यहाँ पे चार्ज कितना आया होगा, यहाँ पे आया होगा जितनी इसकी कैपेसिटेंस है जितना इसका पोटेंशियल है, और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा जितनी इसकी कैपेसिटेंस है और जितना इसका पोटेंशियल है। वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे वैल्यूज भर दूं मैं, C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। तो ये एक्सप्रेशन किसका आ गया, कॉमन पोटेंशियल का। कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद हमने अभी कहा कि हमने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशंस की हैं, हमने Q1 डैश को सब्स्टिट्यूट किया है Q1 C1 V1, और उसके बाद क्या सब्स्टिट्यूट किया है दूसरा Q2 डैश को। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो हमें टोटल चार्ज लेना था ना वो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं लेना था, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन का लेना था, इसीलिए C1 V1 आया है। अभी जब डिस्ट्रीब्यूट हो गए तब तो पोटेंशियल उनका क्या हो गया, कॉमन, तो C1 V आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा C2 V, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिखता ही नहीं, चलो लेट मी रिमूव इट फ्रॉम हियर। डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन। दोबारा से सुन लो, शेयरिंग होने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, टोटल इनिशियल चार्ज कितना था और उनका कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस कितना था। तो इनिशियली चार्ज था Q1 एंड Q2, तो उनका सम डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस का सम। तो इनिशियली चार्ज कितना था C1 V1 और उस पे कितना था C2 V2। अच्छा, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल हो गया कॉमन, तो नया चार्ज जो हो गया फर्स्ट कैपेसिटर पे वो C1 V हो गया, और दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया C2 V। अब क्या करते हैं, इनकी रेशो निकाल देते हैं Q1 बाय Q। तो जब मैं ऐसा करूंगा C1 V बाय C2 V करूंगा, V और V कॉमन हो गए, Q1 डैश और Q2 डैश कितने आ गए, C1 बाय C2। यही चीज मुझे तीसरी बार लानी थी कि जो उनके चार्ज ट्रांसफर की रेशो होगी वो उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। दो कंडक्टर्स थे मेरे पास, पहले के ऊपर कैपेसिटी चार्ज कितना था Q1, दूसरे के ऊपर चार्ज कितना था Q2। पहले की कैपेसिटेंस कितनी थी C1, दूसरे की कैपेसिटेंस कितनी थी C2। तो पहले का जो पोटेंशियल था वो था V1 और दूसरे का पोटेंशियल था V2। तो इस चार्ज को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफाइन करूं तो C1 V1, और यहां पे डिफाइन करूं तो Q2 कितना बनेगा, C2 V2। अभी हमने इनको एक तार के साथ क्या कर दिया है, कनेक्ट। ये कंडक्टिंग वायर है, कौन सी वायर है, कंडक्टिंग वायर। तो क्या होना शुरू होगा, चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू होगा। तो ये चार्ज का ट्रांसफर अगर फर्स्ट कंडक्टर से सेकंड कंडक्टर पे होता है या सेकंड से फर्स्ट पे होता है, दैट डज नॉट मैटर। कहां से किधर होगा, हमें पता है कि जो हायर पोटेंशियल पे होगा उसकी तरफ से लोअर पोटेंशियल की तरफ चीजें जाएंगी। तो चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंडक्टर विच इज एट हायर पोटेंशियल टू द कंडक्टर विच इज एट लोअर पोटेंशियल। तो जब ये चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ये कब तक होता रहेगा,
जब तक दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता, और उसको क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। वो क्या आया, वो वहां पे है, ठीक है। और जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो किस में होगा, ट्रांसफर्ड चार्ज विल बी इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। तो इनिशियल चार्ज कितना था, Q1 प्लस Q2 यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2, और फाइनल चार्ज कितना है, Q1 डैश Q2 डैश यानी कि C1V बाय C2V, ठीक है। तो टोटल कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, जो इनिशियली टोटल चार्ज था और टोटल कैपेसिटेंस थी, डिवाइड किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। उसके बाद चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो नए चार्जेस कितने आएंगे, C1V C2V। यहाँ पे दोनों जगह V क्यों आया, क्योंकि अब उनका पोटेंशियल एक जितना हो चुका है। अगर रेशो निकालूंगा तो वो ये आ जाएगी। तो दिस वाज अबाउट कि जब कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, कैपेसिटर्स को जब कनेक्ट करते हैं तो चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, चार्जेस की जो रेशो है, टोटल चार्ज सेम रहता है लेकिन इंडिविजुअल चार्जेस की जो रेशो है वो किस पे डिपेंड करती है, कैपेसिटी पे। लास्ट थिंग दैट वी वांट टू सी, व्हेन वी कंबाइन टू कैपेसिटर्स तो एनर्जी के साथ क्या होता है। मैं एक यहाँ पे एक आकाशवाणी करके चलता हूं कि जब दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं ना हम प्रैक्टिकली, तो वहां पे हमारी एनर्जी का नुकसान होता है। अब आप कहोगे कि सर इस चीज को प्रूव करो, और अगर नुकसान होता है तो एनर्जी जाती कहां पे है, क्योंकि आपने तो पढ़ाया है पिछले साल से कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर की एनर्जी किसी और फॉर्म में बदल गई, अगर किसी और फॉर्म में बदल गई तो किस फॉर्म में बदल गई। प्रैक्टिकली अगर हम इसको करें दो कैपेसिटर्स को जोड़ने का काम, तो क्या होगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ लॉस ऑफ एनर्जी। अब ये मत सोचना कि सर ने तो हेडिंग बना दिया, अभी तो ये बात माननी पड़ेगी, नहीं, मैं प्रूव करूंगा इसको कि लॉस होता है ड्यूरिंग, कब, ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ चार्जेस बिटवीन कैपेसिटर्स, कब, व्हेन कंबाइंड। जब दो कैपेसिटर्स को आप कंबाइन करने की कोशिश करते हो तो उनमें चार्ज की रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है और वहां पे क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। थोड़ी देर में मैं इसको प्रूव कर दूंगा। देखो, इनिशियली मान लो कि आपके पास दो कैपेसिटर है, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2। तो कैपेसिटर 1 के पास जो एनर्जी है, लेट्स से दैट इज V1, और वो कितनी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर। और कैपेसिटर 2 के पास कितनी एनर्जी है, हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से पूछूं कि टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी है, टोटल UI का मतलब है इनिशियल एनर्जी, दैट विल बी U1 प्लस U2 हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1। अभी आपने दोनों कैपेसिटर्स को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, किसके साथ, थ्रू ए कनेक्टिंग वायर। जब आपने कैपेसिटर्स को कंबाइन कर दिया तो उनके पास पोटेंशियल हो जाएगा एक जैसा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज शुरू हो जाएगा। कब तक, जब तक पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, ठीक है। और तब आपके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। क्योंकि कैपेसिटेंस तो इनकी अपनी अपनी है, दैट इज कांस्टेंट, बट इनका पोटेंशियल अब क्या हो गया, कॉमन। तो U1 कितना हो गया, हाफ C1 V स्क्वायर, U2 कितना हो गया, हाफ C2 V स्क्वायर। तो यहां से कॉमन चीजें क्या निकलती हैं, हाफ एक तो कॉमन निकलता है और एक V स्क्वायर कॉमन निकलता है। तो इस V की आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगी, फाइनल एनर्जी विल बी हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर, यानी कि V स्क्वायर का मतलब है इस पूरी टर्म का स्क्वायर, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर। कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना आपको,
अब पोटेंशियल उनका कॉमन हो गया जब कंबाइन कर दिया, अभी आपको समझाया। तो फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी होगी हाफ C1 V स्क्वायर, सेकेंड की होगी हाफ C2 V स्क्वायर। अनकॉमन चीजें ब्रैकेट में रख ली, बाकी बाहर कर दी कॉमन चीजें। यहाँ पे V की वैल्यू, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू भर दी ये वाली, V का स्क्वायर है तो इस सारी टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एक ब्रैकेट एक पावर के साथ कैंसिल, तो फाइनली आपके पास बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2, ऊपर है इसका स्क्वायर, नीचे है ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। ये आ गई आपकी फाइनल एनर्जी। देखो, अगर किसी चीज का नुकसान होता है तो इसका मतलब यह है कि शुरू में वो चीज हमारे पास ज्यादा थी और बाद में क्या हो गई, बाद में वो चीज हमारे पास कम हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल करोगे, अगर वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी हुआ भी है, एक मिनट के लिए मेरे पे विश्वास कर लो, तो ui माइनस uf की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में वो चीज आपके पास ज्यादा थी, बाद में कम हो गई। ज्यादा माइनस कम हमेशा आंसर पॉजिटिव। ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए ना। लॉस ऑफ एनर्जी आप तभी मानोगे जब ui माइनस uf ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसकी लेफ्ट साइड लेके चल पड़ो, राइट हैंड साइड में प्रूव कर दूं, मैं सही हो गया, इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है। तो मैं यहाँ पे ui माइनस uf करता हूं। इनिशियल एनर्जी है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये हो गई इनिशियल एनर्जी, माइनस फाइनल एनर्जी ये पड़ी है, कितनी है C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। अब आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम लेके इसको ब्रैकेट्स ओपन करके सॉल्व कर लेना है। इसकी कटिंग कैंसलिंग करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, दैट आंसर इज गोइंग टू बी हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन C1 C2। ये चीज आने वाली है आपके पास, आई गारंटी यू दैट। अब आप एक बात पे ध्यान दो, 1/2 फैक्टर पॉजिटिव है, कैपेसिटेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती तो ना तो इनकी प्रोडक्ट नेगेटिव होगी, ना इनका सम नेगेटिव होगा। तो C1 C2 की प्रोडक्ट और C1 C2 का सम, ये टर्म्स भी आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव। बात किसकी बची, V1 माइनस V2 की, और ऊपर इसका क्या पड़ा है, स्क्वायर। तो चाहे आपके पास V1 ज्यादा हो V2 से, चाहे आपके पास V1 कम हो V2 से, दोनों केसेस में अगर ऊपर स्क्वायर है तो आप इंश्योर हो सकते हो कि ये फैक्टर भी पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। तो इसका मतलब ui माइनस uf जो है, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो इसका मतलब इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल एनर्जी कम है, इसका मतलब यहां पे एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये बात मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दी। अब आ जाओ प्रैक्टिकली। जब आप दो कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हो ना, जब आप तार जोड़ने लगते हो, तो आप देखते हो कि वहां पे स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग मींस लाइट। फिर थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो वायर या कैपेसिटर्स भी गर्म हो जाते हैं, इसका मतलब हीट। तो ये लाइट और हीट किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। इवन जब आप कनेक्ट करोगे, यू विल हियर सम क्रैकिंग साउंड। साउंड क्या है, एनर्जी है। तो हीट, लाइट और साउंड तीनों किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है। ये एनर्जी आई कहां से, ये कैपेसिटर की एनर्जी से आई है। कितना हिस्सा है ये, जितना लॉस्ट हो गया। इसका मतलब जितना भी हमारा एनर्जी का लॉस होता है, दैट अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। ये आप प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप you have enjoyed. Let's meet in the next video with the numericals. Till then, take care of yourself. Goodbye.